अरे गरीब नवाज, दलित जी उठे सहारा पाया, उनकी आंखों से गंगा का सोना बहकर आया। तू उनसे चल पड़ा राष्ट्र का गौरव पर्व मनाकर, उन आंखों में बैठ गया तू अपनी कुटी बनाकर। तुझे मनाने कोटि कोटि कंठों ने क्या क्या गाया, जो तुझको पा सका गरीबों के जी में ही पाया। है तेरा विश्वास गरीबों का धन अमर कहानी, तो है तेरा श्वास क्रांति की प्रलय लहर मस्तानी। कंठ भले हो कोटि कोटि तेरा स्वर उनमें गूंजा, हथकड़ियों को पहन राष्ट्र ने पढ़ी क्रांति की पूजा। बहनों के हाथों जगमग है प्रलय दीप की थाली, और हमारे हाथों में है माँ के गौरव की लाली। गीत गायन आपने सुना। 30 जनवरी 1948 को मेरी उम्र 7.5 बरस की थी और शाम को मैदान से हॉकी खेल के आने के बाद घर में पका हुआ खाना हमें खाने को नहीं दिया गया। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, शहर में सब रोशनियां बंद कर दी गई और हमें यह समझ नहीं आया कि ये कौन सा बूढ़ा आदमी हिंदुस्तान से चला गया है जिसकी वजह से हमें भोजन नहीं मिला, जिसकी वजह से पूरे शहर में मातम छा गया है। उसके बाद धीरे धीरे उस आदमी को हमने जानने की कोशिश की और एक ऐसा लंबा अंतराल आने के बाद जब वो 125 बरस का हो गया अपने जन्म के हिसाब से, तब देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके 125वें जन्मवर्ष समारोह की समिति का मुझे संयोजक बना दिया। तब मैं उसके साथ करीब 50 महीनों के सक्रिय जीवन में रहा। हमने लगभग 100 आयोजन किए, लगभग 90 पुस्तकें छापी और उसके बाद ऐसा लगा कि इस आदमी के कीड़े ने दिमाग को काट खाया है। और एक बार जिसको गांधी का कीड़ा काट खाए, गांधी का वायरस जिसके दिमाग में घुस जाए, उसको दुनिया में गांधी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये तो सच्चिदानंद जी जोशी की वजह से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से, बहुत से हीला हवाला होने के बाद
मैंने इस विश्वविद्यालय में हिंद स्वराज शोध पीठ के अध्यक्ष पद का काम संभाला है, उसी भावना के साथ कि हम कोशिश करेंगे कि गांधी मूल्यों का एक बार फिर से प्रदेश को प्रगाढ़ परिचय हो, हम उनको आत्मसात करने की कोशिश करें। और गांधी जी से मैं आज के दिन तो कह सकता हूं कि बापू, अब तुमको फिलहाल पोरबंदर में या वर्धा में या अहमदाबाद में या दिल्ली में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने तुम्हें संभालने का निश्चय किया है और तुमको छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत से निमंत्रण बार बार आने को जाएंगे। इससे बेहतर है कि अगर हो सके तो तुम छत्तीसगढ़ में रहने का ही अपना इंतज़ाम करो, क्योंकि इस कार्यक्रम से हम एक आगाज कर रहे हैं, एक हम शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत छोटा आयोजन नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इससे ज़्यादा श्रद्धावनत आयोजन नहीं हो रहा होगा। और संविधान पुरुष हमारे राज्यपाल जब हमारे साथ हैं तो इस कार्यक्रम की गंभीरता और इसकी दूरदृष्टि और इसकी भविष्य मूलकता से आप अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। मैं केवल राज्यपाल जी के समक्ष दो शब्द कहने खड़ा हुआ हूँ महात्मा गांधी की याद करने के लिए। एक ऐसा आदमी हमारे बीच में से उठ के चला गया जिसकी हमने इज्जत नहीं की। आइंस्टीन ने कहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां कभी भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा भी कोई आदमी इस धरती पे आया होगा। तब आइंस्टीन एक वैज्ञानिक होने के नाते उनकी स्तुति नहीं कर रहे थे। आइंस्टीन हिंदुस्तान के हर उस आदमी के भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो अंततः गांधी को अपनी अकर्मण्यता और अपनी बेईमानी के कारण मिथक पुरुष तो बना देगा, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलेगा। और आज हिंदुस्तान में गांधी का शरीर है, गांधी की देह है, गांधी के चित्र तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर निचली अदालतों तक उनके सिर पे लटके हैं। लेकिन गांधी की आत्मा इस देश में नहीं है, इस देश के संविधान में गांधी की अनुगूंज नहीं है, इस देश के सरकारी निर्णयों में गांधी की हेठी है, और इस देश के नेताओं और आम जनता के भी आचरण में जो प्रबुद्ध लोग हैं कम से कम, उसमें गांधी हमको दिखाई नहीं पड़ता। वो मिलेनियम महापुरुष होगा, उसकी आड़ में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी शांति का नोबेल पुरस्कार पा लेता है, उसकी आड़ में बहुत से और शगल कर दिए जाते हैं, बहुत से षड्यंत्र हो जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ महात्मा गांधी के जिस रास्ते पर, महात्मा गांधी के रास्ते का कतई आशय मैली कुचैली धोती पहनना या बकरी का दूध पीना या लाठी टेक कर चलना नहीं है। गांधी तो एक अग्निपुंज है। असल गांधी तो बौद्धिक है, असल गांधी तो हिंद स्वराज का लेखक है जब वो बैरिस्टर गांधी था। हम उस रास्ते पर चलने की अगर कोशिश करें, और पत्रकारिता विश्वविद्यालय को इस बात का गौरव होना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर गांधी जी के जीवन में जैसे अंग्रेजी में टर्निंग पॉइंट कहते हैं वो आया, तो इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने जब हिंद स्वराज नाम की अपनी पुस्तिका छापी, वहां से आया। हिंद स्वराज से ज्यादा बेहतर गांधी तो 30 जनवरी 1948 का गांधी भी नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा है कि कल तक जो मैंने कहा है वो गलत होगा यदि आज मैं उसको पलट देता हूं। लेकिन केवल हिंद स्वराज के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, जो एक पत्रकारिता का लक्षण है। और हमारे बहुत से पत्रकार वरिष्ठ मित्र यहाँ बैठे हैं, परितोष चक्रवर्ती सरी के विद्वान लेखक यहाँ बैठे हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि गांधी ने सारी चीजें बदली, लेकिन हिंद स्वराज में की गई अपनी स्थापनाओं का मूल स्वरूप जो था, जो ढांचा था, उसको नहीं बदला। इसलिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हिंद स्वराज शोधपीठ का खुलना डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के प्रयत्नों की वजह से एक बड़ी घटना है, एक बड़ी बौद्धिक घटना है जो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। मैं राज्यपाल जी को केवल सूचित करना चाहता हूं कि इसी वजह से आगामी 8 और 9 मार्च को हम 2 दिनों का एक राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं। हिंद स्वराज आज के संदर्भ में हिंद स्वराज की क्या अहमियत या स्थिति, हम उस पर बात करेंगे। वो गांधी की स्तुति नहीं होगी, वो गांधी की एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस होगी, गांधी की एक तरह से व्याख्या होगी, गांधी का आज के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करने की, उस रास्ते को आगे सुधारने की हम कोशिश करेंगे। उसमें श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा अंततः श्राद्ध की भावना में परिवर्तित हो जाती है। हम गांधी का मूल्यांकन करने की, उनको समझने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी की हैसियत से। देश के कई बड़े विचारक हमारे बीच में आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने हमें सहमति दी है। हम नंद किशोर त्रिखा के साथ, अच्युतानंद मिश्र के साथ, तुषार गांधी के साथ, कुमार प्रशांत के साथ, वर्षा दास के साथ और डॉक्टर सुदर्शन आयंगर, ऐसे विद्वानों के साथ और छत्तीसगढ़ के हमारे सारे विद्वानों के साथ बैठ के शिरकत करेंगे। ये बेहद खुशी की बात है कि राज्यपाल जी ने
न केवल इस योजना को सराहा है, उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो हमारे समापन सत्र में पूरी हमारी जो बातचीत होगी उसके निचोड़ वाले सत्र में राज्यपाल जी उसकी अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में रहेंगे। यहाँ एक शब्द स्वार्थ की वजह से नहीं या लोकोपचार की वजह से नहीं, मैं तहे दिल से आपसे कहना चाहता हूँ, और जो लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लगभग सारे लोग जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, एक तरह से अच्छा संयोग है जब हम लोग यहाँ काम करने आए हैं कि हमें एक सरल हृदय राज्यपाल मिले हैं जो उतने ही पारदर्शी हैं जितना किसी मनुष्य को होना चाहिए। यही गांधी ने हमको सिखाया था। हम उनकी आत्मा के ताप खड़े होकर इससे अधिक और मुझे कहने की इच्छा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है और ना मुझे कहना चाहिए। राज्यपाल जी के पास समय की कमी है, इसके बावजूद हमने दबाव डालकर, कुलपति जी ने और मैंने, उन्हें यहाँ लाने की आपके बीच में कोशिश की। हम सफल रहे। ये सफलता हमारी पहली सफलता है, अंतिम नहीं। मैं आप सब की तरफ से बापू के चरणों में प्रणाम करके अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद। विश्वविद्यालय को सिर्फ उपाधि प्रदान करने का केंद्र बनाने की बजाय इसे एक वैचारिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास हम लोग विगत कुछ वर्षों से कर रहे हैं। इसी दृष्टि से पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय में 2 शोधपीठ, माधवराव सप्रे राष्ट्रवादी पत्रकारिता शोधपीठ और दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोधपीठ स्थापित किए गए थे। इसी के साथ हमने 3 फेलोशिप्स भी शुरू की थी जो मीडिया के अलग अलग विषयों पर शोध का कार्य कर रही हैं। कल जब माननीय राज्यपाल जी विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने शोध पर बहुत चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि उद्देश्यपरक शोध होना चाहिए। हमने भी पिछले कुछ समय से ये प्रयास किया है कि हम उद्देश्यपरक शोध कार्यों में इस विश्वविद्यालय की भागीदारी को बढ़ाएं। इसके परिणाम बहुत जल्दी एकदम तत्कालिक दिखने वाले नहीं हैं, पर हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में निस्संदेह हम न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत के परिदृश्य में भी कुछ ऐसे प्रकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे जो उद्देश्यपरक शोध को स्थापित करते हों। इसी कड़ी में पिछले वर्ष हिंद स्वराज शोधपीठ की स्थापना की गई थी, जो अपने आप में अनूठा शोधपीठ है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम पर केंद्रित नहीं है, ये एक विचार पर केंद्रित है। और इस दृष्टि से ये शोधपीठ संवाद की सबसे अधिक संभावनाएं पैदा करता है। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, ये शोधपीठ गांधी जी को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि गांधी जी के बरक्स एक वैचारिक मंथन का आह्वान है। आज हमारे बीच गांधी सब ओर हैं, किताबों में हैं, चौराहों पर हैं, भवनों में हैं, स्मारकों में हैं, संस्थाओं में हैं, यहाँ तक कि करेंसी नोट पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंटरनेट पर हैं, ट्विटर पर हैं। लेकिन खेद की बात है कि गांधी हमारे दिल में नहीं है, हमारे मन में नहीं है, हमारे विचार में नहीं है। इसलिए गांधी के नाम पर स्मारक बनाने, संस्थाएं बनाने या उनके नाम पर जन्मदिन या पुण्यतिथि जैसे आयोजनों से गांधी शायद हमारे बीच नहीं आएंगे। वे हमारे बीच आएंगे सिर्फ विचारों के माध्यम से आएंगे, क्योंकि प्रतिमाएं धूल खा जाती हैं, विचार धूल नहीं खाते। हमें गांधी के विचारों पर बहस करना है और उनकी आज की प्रासंगिकता की पड़ताल करनी है। जो व्यक्ति अपने विचारों में इतना दृढ़ हो कि एक किताब को लगातार महज 1 माह में पूरी करता हो और बाद में जिसे तनिक भी बदलने के बारे में न सोचता हो, उसके विचारों पर तो बार बार और लगातार बहस होनी ही चाहिए। चूंकि ये एक संप्रेषण का विश्वविद्यालय है, इसलिए मैं हमारे विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को संप्रेषण के एक अद्भुत मॉडल के रूप में भी हमें सीखना और पढ़ना चाहिए। मार्शल मैक्लुहान, जिन्होंने कहा था मीडियम इज द मैसेज, वो उन्होंने 1963 में कहा था, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि उससे कई वर्ष पूर्व इस कथन को बहुत अच्छी तरह अपने व्यक्तित्व से प्रतिपादित करने का काम महात्मा गांधी ने किया था। वे स्वयं मीडियम भी थे और स्वयं मैसेज भी थे। हिंद स्वराज की बातों को शब्दों में न फंसकर आज उसके मर्म में जाने की आवश्यकता है। गांधी जी ने इसीलिए इसको बहुत संजीदगी से लिखा था, उसे उतनी ही संजीदगी से पढ़ा जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ शब्दों में फंस जाएं और गांधी जी के शब्दों को ही लकीर पीटने की तरह काम करते रहें, तो शायद हम हिंद स्वराज के उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। जैसे गांधी जी ने जब हिंद स्वराज में रेलों के विरोध की बात की थी, या रेलों को एक तरह से संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए खतरा बताया था, तो हम सिर्फ उस शब्द को रेल पकड़ के अगर रह गए तो शायद हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। अगर हम रेलों को हमारे जीवन की यांत्रिकता से जोड़ें और देखें कि किस तरह यंत्रों ने आज हमारे जीवन को
हमारे जीवन की संस्कृति को, हमारे जीवन की शैली को प्रभावित किया है, तो शायद आज के बरक्स हम हिंद स्वराज को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने जब कहा वकीलों के बारे में, गांधी ने जब कहा डॉक्टरों के बारे में, तो उसे भी हमें उसी दृष्टि से देखना समझना चाहिए। क्योंकि जब गांधी जी वकीलों के बारे में बात कर रहे थे, गांधी जी डॉक्टरों के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी एक विशेष व्यवसाय के प्रति बात नहीं कर रहे थे। वे हमारे जीवन में लगातार बढ़ती जा रही व्यावसायिकता की बात कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में लगातार बढ़ती जा रही व्यावसायिकता ने किस तरह से हमारे मानवीय मूल्यों को क्षरण कर दिया है, हमारे मानवीय मूल्यों का हनन कर दिया है। तो इन सब चीज़ों की पड़ताल हिंद स्वराज शोधपीठ के माध्यम से हम करें और हम देखें कि आज भी गांधी हमारे बीच में किस तरह से प्रासंगिक हैं, किस तरह से हमारे बीच वो खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और लगातार बहस के लिए हमें आह्वान दे रहे हैं। इसीलिए गांधी जी के विचारों की दृढ़ता का अंदाज इस बात से भी लगाया जाना चाहिए, हालांकि कनक तिवारी जी ने एक बार और भी कहा था कि हम सिर्फ गांधी जी को यूरोपीय इतिहासकारों के और यूरोपीय विचारकों के लिए ही अन्वेषण करने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। पर रोमारोला ने इस बात को कहा था कि गांधी जी अपने विचारों पर इतने दृढ़ हैं कि सत्यता के लिए वो देश की स्वतंत्रता को भी परे रहे। सत्याग्रह दोनों से एक चीज को चुनना पड़ा तो गांधी निसंदेह सत्याग्रह चुनेंगे, स्वतंत्रता को भी उसी लिए परे रखेंगे। जो व्यक्ति अपने विचारों में इतना दृढ़ हो, अपने संस्कारों में इतना दृढ़ हो, उस व्यक्ति से हमें कितनी चीजें लगातार सीखने को मिल सकती हैं, इस पर सोचना होगा। आज एक भारतीय आत्मा दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने माधवराव सप्रे जी की प्रेरणा से कर्मवीर समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ये कर्मवीर समाचार पत्र 17 जनवरी सन 1920 को पहली बार निकला था। विद्यार्थियों को संभवतः ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कर्मवीर समाचार पत्र का नाम कर्मवीर सप्रे जी की प्रेरणा से इसलिए रखा गया था क्योंकि ये महात्मा गांधी के ऊपर रखा गया था, क्योंकि उन दिनों महात्मा गांधी को कर्मवीर गांधी के नाम से जाना जाता था। और इसलिए जब एक मध्य भारत क्षेत्र में एक नए समाचार पत्र जो स्वतंत्रता का अलग पैदा कर सके उसे प्रारंभ करने की बात हुई, तो उसका नाम कर्मवीर दिया गया, जो गांधी जी के नाम पर दिया गया। इस अद्भुत संग्रह के हम सब साक्षी हैं, जिसका कि लोकार्पण माननीय राज्यपाल महोदय एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पंडित श्री शेखर वसी जी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पंडित श्री शेखर वसी जी कर रहे हैं। जो 1861 से 1869 का एक दशक था, इसमें भारतवर्ष में कुछ ऐसा संयोग था कि बहुत अलग अलग मनीषियाँ जो प्रख्यात, उनका विचारधारा और समझ ये थी, वो उनका आविर्भाव हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, पीसी रे, स्वामी विवेकानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, हर एक का अपना अपना अलग अलग चुना हुआ इलाका था। गांधी जी ने निसंदेह में से सबसे जो ध्रुव पद था उसको लिया और उन्होंने उसको एक निर्भीक वक्ता के रूप में, निर्भीक दर्शक के रूप में उन्होंने पूरे सारे जो उसके आद्योपांत तक पूरा उन्होंने उसको देखा, उसको समझा। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको देख करके ये कहा कि एकला चलो रे, कि अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं चलता तो अकेले चलो। ये महात्मा गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा और उनका जो उन्होंने जो जीवन को देखा, उसको कि इस आदमी में इस प्रकार का कोई किसी भी
क्षण की का वो अपेक्षा नहीं करता है। वो जहां पे उसने देखा मुझे करना है तो करना शुरू करता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का किया अपना काम। और ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो उसने अहिंसा और अहिंसा पर ही पूरे अपने सारे तरीके, कितने बार उसको ब्रिटिश लोगों ने मारा या ब्रिटिश काल की पुलिस ने उसको मारा, उनको यातनाएं दी, लाठियां और दूसरे तरीके से उनको यातनाएं दी। उसके बावजूद एक हिंदुस्तानी ने उनको गोली मारी। और ये देखिए कि गोली मारने के बाद में जब गोली लगा तो वो क्या शब्द थे उसके, जिसके बाद में वो लुढ़क गए, हे राम। तो मैं इसको सोच रहा हूं कि अगर किसी को गोली लगे तो उसको उसका क्या ये होगा, आश्चर्य क्या? अगर बहुत ज्यादा ऐसा ये कि गोली लगने का या गोली चलाने की किसी को जरूरत ही नहीं है, आश्चर्य, हताशा, कह रहे ये क्या हो गया, दुख, अचंभा, कितने और तरीके के उसमें फीलिंग आ सकती है। जो लास्ट वर्ड है उनका, और ये लास्ट वर्ड था हे राम। और जहां तक मुझे पता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो सभा में थे, गांधी जी का हे राम मैलिस से नहीं था, मतलब किसी के प्रति द्वेष से नहीं था, एक पुनः शुरू करने के लिए, एक जिसे मैं कहूंगा एक आह्वान था। तो जो आदमी जिसको गोली लग जाए और वो हे राम कहते हुए लुढ़क जाए, ये आह्वान करे कि अब तुम्हारी बारी है, हम सबकी बारी है, तो निसंदेह मतलब ऐसे आदमी बहुत ही विरले हैं और बहुत वीर हैं, क्योंकि वो कुछ भी उसमें वो कर सकते थे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश हो सकता था लोगों में। तो मेरा ख्याल है कि एक युग क्या महायुग में अकेले आने वाले ऐसे आदमी हैं, वीर हैं, बहुत युगद्रष्टा हैं, उन्होंने भारत को अच्छी तरीके से समझा, इतना अच्छी तरीके से समझा कि कोई ये नहीं कह सकता है उस समय पे या आगे कि उनकी पहचान गलत थी। एक बड़े स्टेट्समैन थे जो अपने अनूठे भाव से दूसरों को डिसार्म कर सकते थे। जब किसी ब्रिटिश नेगोशिएटर ने कहा कि अरे ये इनको कम से कम तहजीब तो कोई सिखा दे कि कुछ कपड़े पहने मीटिंग से पहले, तो उन्होंने कहा कि आई मे से दैट ही वोर क्लोथ्स फॉर बोथ ऑफ अस, कि वो जो कपड़े पहने थे वो हमारे दोनों के लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से उन्होंने एक हंसी में उसको टाल दिया, और वो आदमी जिंदगी भर किसी को नहीं कह पाएगा कि आप सभ्यता के से कपड़े पहनिए। इस तरीके के बहुत सारे उनके जो स्वयं के ऊपर में और उन्होंने जो दृष्टांत दिया, तो मैं समझता हूं कि गांधी की चर्चा आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने जहां जहां पे देखा कि लोगों के आवेश काबू से बाहर हो जा रहे हैं, तो वो खुद ही उसको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने एक वो किया। बहुत सा बार उन्होंने सत्याग्रह या जो फास्टिंग इसलिए किया कि
लोगों में ज़्यादा आवेश आ जा रहा है। उस आवेश में जो भी काम करेंगे वो उससे हमें नुकसान होगा। तो मैं कनक तिवारी जी का और सच्चिदानंद जोशी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज के दिन इस एक विचार विमर्श करने का उन्होंने एक उपक्रम किया। और निसंदेह ये बात हम मतलब चिन्हांकित करता है, अंडरलाइन करता है कि इसकी ज़रूरत है। और हमारा जो समाज या हमारे जो देश का जो जिस मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, उस पे एक पॉज लेकर और फिर आगे बढ़े और उसके लिए ये बातचीत, कुछ विचार विमर्श, कुछ गूढ़ चिंतन, आत्मचिंतन, इन सब की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते थे, हम कहाँ आए, हम अब कहाँ जाए, और इस सब बातों के लिए और नए भागीदारों को तैयार करें। इसलिए एक बहुत अच्छा जो माध्यम है वो आज का युवा है, जो इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र छात्राएं, और युवा इस ऐसे विषयों पर बात करें, देखें और सुने, पार्टिसिपेट करें और अपने निर्णय लें। तो मैं अपना शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो दायित्व है वो हर एक व्यक्ति में ये होना चाहिए कि हम एक स्वाधीन राष्ट्र के एक ऐसे इकाई हैं जिसमें सोच, समझ, संस्कार और संस्कृति सभी चीज है, और हम उसको जिम्मेदारी से आगे ले रहे हैं। हम ऐसे राष्ट्र के व्यक्ति नहीं हैं जो इस समय पे पराधीन हो, लेकिन हम ऐसे भी व्यक्ति नहीं हैं जिसके संस्कार नहीं हो। हमारी बहुत पुरानी संस्कार है, उसको समझना है। हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज के लिए क्या है, हमारे देश के लिए क्या है, उसको समझना है। हमारे परिवार के लिए क्या है, हमारा परिवेश के लिए क्या है, उसको समझना है, और फिर हम आगे बढ़ें। हमारे मतलब आपके जो बच्चे हैं, जो अभी नई पीढ़ी है, उनके बच्चे ये नहीं कह पाए कि उससे पहली जो पीढ़ी थी उनके पास में जो समय था और जो साधन थे उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। तो हमारे पास में अब साधनों की व्यवस्था और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस समय पे हम स्वाधीन नहीं थे, साधन कम थे, और स्वाधीनता के फौरन बाद जो हमारी स्थिति निर्माण हुई उसमें एक तो मार्गदर्शक जो थे गांधी जी, उनका अभी इसमें लिखा है कि कत्ल हो गया। तो वो मार्गदर्शक नहीं, और अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ गई। उसके बावजूद जो पहला जनरेशन स्वाधीनता के बाद में था, उसने 50 के दशक में और 60 के दशक में बहुत दूरदर्शिता से काम किया, साधन बनाए, सीमित जो अवसर थे उससे साधन बनाए। उसका अभी लाभ है। एक फूड शॉर्टेज था, क्रॉनिक फूड शॉर्टेज, और ग्रीन रेवोल्यूशन किया, बड़े डैम्स, बड़े
स्टील प्लांट हम लोग अभी देख रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट 1955, पूरा इस क्षेत्र का काया पलट हुआ एकदम से, टेक्नोलॉजी, साइंस और एक व्यवस्थित एक उपक्रम के वजह से। फिर उधर कोरबा, फिर हीराकुद, नेहरू जी उसमें कम से कम 4 बार, तो मैंने गिने, हो सकता है इससे ज्यादा बार आए हो हीराकुद के निर्माण के समय पे। कितना डिफिकल्ट था दिल्ली से बार बार उसमें आना, लेकिन ऐसे लोग को, के.एल. राव और ऐसे इंजीनियर्स को जिम्मेदारी दी कि उन्होंने बिना कोई टाइम ओवररन या कॉस्ट ओवररन का एक इतना बड़ा डैम, 98 गेट है उसमें, इतना भारी, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा अर्थन डैम बना दिया इसी महानदी पर। तो ये 50 और 60 के शुरुआत के दशक में ये सब भारत का निर्माण हुआ। अब बहुत सारे साधन बन गए हमारे युवाओं के पास में, हमारे राष्ट्र के जो चलाने वाले उनके पास में साधनों की कमी नहीं है, अवसर भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो ये नहीं कहे कि इस पीढ़ी ने ये पूरे जो अवसर थे उसका सदुपयोग नहीं किया। इसलिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज जिसकी बात गांधी जी ने की थी वो सबके लिए थी। सबके लिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, देश का कोई अंतिम व्यक्ति ये नहीं हो जिसको कि लगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो टैलिस्मैन, उसका हिंदी है क्या यहाँ पे? है? नहीं, ताबीज मतलब जो हिंदी में जो उन्होंने लिखा था यहाँ नहीं है, बट वो चीज हमारे हर एक के लिए मार्गदर्शी है। तो उसने ये कहा है, मतलब सारांश ये है कि आप जो भी कुछ करें, आप ये देखिए कि जो आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उसकी वजह से जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति, उसको क्या असर होता है, और उसको अगर असर अच्छा होता है तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो कभी भी किसी मोड़ पर आप खड़े हो और ये समझे कि मुझे क्या करना है, तो गांधी जी का टालिस्मैन, इसकी ताबीज को पकड़ करके उसको याद कर लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। हम कभी गलत काम नहीं करेंगे अगर हमने वो सोच लिया कि हमें, मेरे द्वारा जो किया जा रहा है या आप नहीं भी कर रहे, या कह रहे हैं या नहीं कह रहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो हम जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे असर क्या पड़ेगा समाज का जो अंतिम व्यक्ति, उस पर अगर ठीक असर पड़े, उसके हित का काम हो तो ठीक है। तो ये मापदंड हमारे बच्चों में, हमारे उसमें लाने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्लास के अंदर से बाहर जाने की है और अपने परिवेश में इस बात के लाने की है कि हम ऐसे संस्कार लाए। गांधी जी कापुरुष नहीं थे। कभी उन्होंने कि अपने जो हॉल में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका कोई भी चिंता नहीं किया। उससे भी पहले, बहुत पहले, जब वो गए, ब्रिटिश लोग अगर लाठी वाठी और ये सब कुछ चीज लेकर के करते तो उसमें उनको उस बात का डर नहीं था। लेकिन ये जो अल्टीमेट जो निर्भीकता है वो एक कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसको समझना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग हो और अपने से वीक आदमी को मारे तो उससे कोई इसकी बहादुरी नहीं है, इस बात को समझना है। वीक को तो सब आदमी मार सकता है। तो इस वजह से ये जो रेलेवेंस है, इसका सार्थकता जो है वो आज पहले से बहुत ज्यादा है, अधिक है, क्योंकि इस समय, जिस समय पे गांधी जी थे,
उससे बहुत फर्क हो गया है। शासक दूसरे लोग थे, इस समय पे हमें शासन करना है, हमारे लोग शासन करना है, हम देश को चला रहे हैं, हमारे लोग देश को चला रहे हैं। कोई हमें भगवान हो या कोई ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब तो तुमको इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना चाहिए। और अगर हमको उठानी है जिम्मेदारी, उसको पूरी तरीके से उठाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो इस समय सीरियसनेस उसकी और ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि विचार विमर्श और इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी, निरंतर चलती रहेगी, निष्कर्ष होंगे। अगर निष्कर्ष नहीं निकलते हैं तो और बातचीत होगी, लेकिन हम लोग को करना है, आखिरी समय तक हमको करना है, क्योंकि और इसके आगे कोई दूसरा चांस नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। This is a matter of great pleasure and proud to have an opportunity to express my deep sense of gratitude and thanks on behalf of the university and my own behalf. इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। साथ ही मैं आभारी हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, आपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर गरिमा प्रदान की। इसी कड़ी में मैं आभारी हूँ हिंद स्वराज शोधपीठ के अध्यक्ष श्री कनक तिवारी जी का, जिन्होंने आज इस अवसर पर अपनी लेखनी से परम पूज्य गांधी साहित्य संसार में एक और सोपान तय किया है और विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय की अमूल्य निधि होगी। शोधपीठ के अध्यक्ष परितोष चक्रवर्ती जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।